गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वह है उपवाक्य। उपवाक्य से पहले हम लोगों ने वाक्यांश का अध्ययन कर लिया है। उपवाक्य वाक्यांश और वाक्य के मध्य की इकाई है। यद्यपि उपवाक्य एक सरल वाक्य भी होता है, तो आइए हम देखते हैं कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य को अंग्रेजी में क्लॉज भी कहा जाता है। उपवाक्य वस्तुतः वाक्य का वह छोटा घटक जो पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैं बाजार गया एक उपवाक्य है। यह उपवाक्य पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए यह एक वाक्य भी होगा। वाक्य का निर्माण एक उपवाक्य या एक स्वतंत्र उपवाक्य या दो स्वतंत्र उपवाक्यों या फिर एक स्वतंत्र उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य से किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बाजार गया, जो मैं बाजार गया यह उपवाक्य, इसे एक सरल वाक्य भी हम कहेंगे। यह एक स्वतंत्र उपवाक्य है या फिर यह एक सरल वाक्य है। दूसरा जो वाक्य है, इस वाक्य में पहली बात है कि मैंने एक कॉपी ली जिसमें 15 पन्ने थे। तो इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। मैंने एक कॉपी ली, यह एक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य है जिसमें 15 पन्ने थे। यह एक आश्रित उपवाक्य है क्योंकि जिसमें 15 पन्ने थे, यह उपवाक्य मैंने एक कॉपी ली इस पर आश्रित है। तो इस तरह वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो सकता है। तो इस वाक्य में रमेश आया एक उपवाक्य है और सुरेश गया यह दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्यों को और समुच्चय से जोड़ करके एक वाक्य बना दिया गया है। तो इस वाक्य में आप देखिए कि दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। पहला रमेश आया और दूसरा सुरेश गया। ये दोनों उपवाक्य जो हैं, ये जिस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं वह है और यह जो और है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। हम लोगों ने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो उपवाक्य होता है वह एक पूर्ण वाक्य भी हो सकता है और एक पूर्ण वाक्य नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने एक कॉपी ली, यह प्रधान उपवाक्य है और यह स्वतंत्र है, लेकिन जिसमें 15 पन्ने थे यह आश्रित उपवाक्य है और यह एक पूर्ण उपवाक्य नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो उपवाक्य होता है वह स्वतंत्र भी हो सकता है, जो पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति भी कर सकता है और वह पूर्ण नहीं भी हो सकता है, यानी स्वतंत्र अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे मैंने एक कॉपी ली जिसमें 15 पन्ने थे,
जिसमें 15 पन्ने थे, एक उपवाक्य है, किंतु यह जो उपवाक्य है यह पूर्ण अर्थ नहीं व्यक्त करता है। इसको अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए मैंने एक कॉपी ली, जैसे मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होना पड़ता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि उपवाक्य क्या होता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि एक उपवाक्य जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी वाक्य का अंश है और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। और एक विशेषता और है उपवाक्य के पहचान करने की, उपवाक्य में क्रिया अवश्य होती है। अभी हमने कहा कि उपवाक्य वे शब्द समूह हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि किसी भी उपवाक्य या वाक्य में जो उपवाक्य होता है वह सरल, जो स्वतंत्र अर्थ दे, वह सरल वाक्य भी होता है। तो एक उपवाक्य में या एक वाक्य में जो उद्देश्य और विधेय होता है, वस्तुतः यह क्या है? तो आइए हम जानें कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। कोई भी वाक्य या उपवाक्य हो, उसमें उद्देश्य और विधेय का होना आवश्यक होता है। जो उद्देश्य होता है तो यह क्या है? तो उद्देश्य उपवाक्य या वाक्य में वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी उद्देश्य वह वाक्य का भाग है जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है। तो वाक्य में जो उद्देश्य होता है उसे कर्ता भी कहते हैं। यह जो कर्ता होता है, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता का विस्तार भी होता है। उद्देश्य की एक विशेषता और भी है कि यह वाक्य के प्रारंभ में पाया जाता है। आज्ञा सूचक वाक्यों में प्रायः उद्देश्य जो होता है वह छिपा रहता है, वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। उदाहरणों के माध्यम से हम इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य या उपवाक्य है कि सुरेश को बुखार है। तो यहां पर को बुखार है, किसको बुखार है? सुरेश को बुखार है। तो यहां सुरेश के बारे में बात कही जा रही है। तो सुरेश जो है यह क्या है? उद्देश्य है। और सुरेश शब्द जो है यह वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो इसलिए यह क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। अब यहां पर अगला वाक्य है कि मेरा भाई सुरेश। तो यहां पर जो सुरेश शब्द है जो पहले वाक्य में पहले आया है और यह उद्देश्य है, किंतु दूसरे वाक्य में जब कहा जा रहा है कि मेरा भाई, तो यह सुरेश का विस्तार हो गया, यानी उद्देश्य का विस्तार हुआ। तो यह पूरा यहां से लेकर के यहां तक मेरा भाई सुरेश, यह उद्देश्य हो गया। तीसरी जो हमने कहा कि आज्ञा सूचक वाक्यों में जो कर्ता या उद्देश्य होता है वह छिपा होता है। जैसे बैठ जाओ, चले जाओ। इन दोनों उपवाक्यों में आप देखें कि यहां बैठ जाओ, वहां चले जाओ।
तो यहां पर यहां और इस वाक्य में वहां दोनों अदृश्य हैं, केवल महसूस किए जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक वाक्य के दो अंश होते हैं, जिसमें पहला अंश होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य शब्दों का वह समूह है जो वाक्य के प्रारंभ में आता है और वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही हो वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य तो आता ही है, साथ ही उद्देश्य का विस्तार भी उसमें शामिल है। और आज्ञा सूचक वाक्यों में जो उद्देश्य होता है वह प्रायः छिपा रहता है। तो हमने उद्देश्य को देख लिया, तो आइए अब हम देखते हैं विधेय को। जहां उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, वहीं विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। विधेय का अर्थ है विधान करने वाला। तो उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ विधान किया गया है, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बात कही गई है, वह क्या है? विधेय है। यानी विधेय वाक्य या उपवाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य के संबंध में कुछ बात करता हो, वह क्या है? विधेय है। वस्तुतः जो विधेय होता है, उस विधेय में जो बात होती है वह क्रिया और क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक शामिल किया जाता है। जहां उद्देश्य में कर्ता का विस्तार शामिल होता है, वहीं पर विधेय में क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक शामिल किया जाता है। अब आप उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। जैसे राम जाता है, यह एक वाक्य भी है और उपवाक्य भी है। तो इसमें जाता है, यह क्या है? प्रेडिकेट यानी विधेय है। यह इन शब्दों से राम के जाने के बारे में बात कही जा रही है, तो इसलिए यह क्या हुआ? विधेय हुआ। दूसरा है कि मेरा भाई राम, तो यहां पर मेरा भाई राम, तो यह तो उद्देश्य है। किंतु स्कूल जाता है, जो जाता है क्रिया जो विधेय है, इसमें स्कूल शब्द जुड़ करके क्रिया का विस्तार हो गया। इस तरह से उदाहरणों में हमने देखा कि उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य के पहले लग रहा है और क्रिया का विस्तार भी क्रिया के पहले लग रहा है। अगला वाक्य है कि मेरा बड़ा भाई राम, ये उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार इसमें दोनों शामिल है। प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो यहां पर जाता है क्रिया का, प्रतिदिन स्कूल क्या है? विधेय का विस्तार हुआ है। इस तरह से विधेय जो होता है वह एक शब्द या एक पद, शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो विधेय जो होता है वह एक पद का हो सकता है या एक से अधिक पदों का हो सकता है। पहले में आपने देखा कि जाता है, दूसरे में स्कूल जाता है, तीसरे में प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस तरह से क्रिया जो होती है या विधेय जो होता है वह एक या एक से अधिक पदों का हो सकता है। तो यहाँ पर जो उपवाक्य है उसके वस्तुतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित या परतंत्र उपवाक्य। कोई भी उपवाक्य जब अपने पूर्ण अर्थ का ज्ञान करा दे, पूर्ण भाव का बोध करा दे, तो वह स्वतंत्र उपवाक्य कहा जाता है। ये जो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इन्हें सरल वाक्य भी कहा जाता है।
जैसे कि मैंने एक टोपी खरीदा, तो यहाँ पर ये जो उपवाक्य है यह एक स्वतंत्र उपवाक्य या सरल उपवाक्य है। दूसरा जो उपवाक्य का प्रकार है वह है आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य है यह उपवाक्य स्वयं अकेले स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए सक्षम नहीं होता है। यानी इस उपवाक्य में इतनी ताकत नहीं होता है कि वह अपने पूर्ण भाव को व्यक्त कर दे। इसे अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करने के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होना पड़ता है। तो इस तरह से जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर अपने अर्थ के लिए निर्भर हो रहा है तो वह आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। वाक्य के माध्यम से आश्रित उपवाक्य को आप भली भांति समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक मकान खरीदा जिसमें 4 कमरे थे। इसमें जो मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य है वह है मैंने एक मकान खरीदा। इसे हम स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य कह सकते हैं। अगला जो उपवाक्य है कि जिसमें 4 कमरे थे, ये 4 कमरे आश्रित हैं मुख्य उपवाक्य मैंने एक मकान खरीदा पर। तो इस तरह यहाँ पर यह जो उपवाक्य है यह आश्रित, निर्भर, परतंत्र या अधीन उपवाक्य कहा जाएगा। जो उपवाक्य हैं वे शब्द भेद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य के प्रकार को आपने देखा सामान्य तरीके से। उपवाक्य 2 प्रकार हैं। पहला है स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। किंतु शब्द भेद के आधार पर शब्दों का भेद आपने जाना था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे जो शब्द के भेद हैं उन भेदों के आधार पर उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो संज्ञा उपवाक्य है ये उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा का काम करने के कारण इन उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। ये उपवाक्य प्रायः कि से जुड़े होते हैं। कहीं कहीं पर की का लोप यानी कि अदृश्य भी रहता है और यह प्रधान जो उपवाक्य है उसके उद्देश्य, कर्म और पूरक के स्थान पर आता है। उद्देश्य, कर्म और पूरक के स्थान पर आने का तात्पर्य है कि यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा उपवाक्य का काम करता है। उदाहरण के माध्यम से इसे आप समझिए कि मुझे विश्वास है, यह मुख्य उपवाक्य हो गया। मुझे विश्वास है उस पर आश्रित है कि आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे। आप दीपावली पर घर जरूर आएंगे, यह जो उपवाक्य है यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है या यह उपवाक्य इस वाक्य में संज्ञा का काम कर रहा है। तो इसलिए यह उपवाक्य जो हुआ वह संज्ञा उपवाक्य हुआ। दूसरा वाक्य है कि मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। तो यहां पर मैं चाहता हूं
यह मुख्य उपवाक्य हुआ, और कि तुम पढ़ो यह संज्ञा उपवाक्य हुआ, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। और देखिए आप कि इन दोनों वाक्यों में कि लगा हुआ है, लेकिन जो तीसरा उपवाक्य है, तुम नहीं आओगे मैं जानता था, तो यहां पर मैं जानता था यह जो है मुख्य उपवाक्य हुआ, और तुम नहीं आओगे ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। अगर इस वाक्य को आप उलट दें कि मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, तो आपको पता लग जाएगा इसमें संज्ञा उपवाक्य है। इस तरह से आपने देख लिया कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के बाद शब्द भेद के आधार पर जो दूसरा उपवाक्य का प्रकार है वह है विशेषण उपवाक्य। जो विशेषण उपवाक्य है, आपने शब्द भेद के अंतर्गत यह अध्ययन कर लिया है कि जो विशेषण शब्द होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां पर जो विशेषण उपवाक्य है, यह विशेषण उपवाक्य जो होता है वह मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये जो विशेषण होते हैं, जो मुख्य उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये वाक्य के अंत में भी प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहां आप देखिए उदाहरण के माध्यम से, आपकी वह पुस्तक कहां है जो आप कल लाए थे। आपकी वह पुस्तक कहां है, यह जो है मुख्य उपवाक्य है। तो वह पुस्तक जो संज्ञा है, उसी के बारे में यह उपवाक्य विशेषता बता रहा है कि जो आप कल लाए थे। तो यह उपवाक्य जो हुआ, यह विशेषण उपवाक्य हुआ। दूसरा है कि जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। तो यहां पर जो आदमी पत्र बांट रहा है, यह डाकिया के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह विशेषण उपवाक्य हुआ। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता जिसे आप ढूंढ रहे हैं, यह वह उपवाक्य बता रहा है। तो विशेषण उपवाक्य हो गया। अगला जो उदाहरण है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। तो ऊपर हमने बताया कि जो विशेषण उपवाक्य होता है, यह उपवाक्य के या वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है या फिर बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले में बाद में प्रयोग किया गया और दूसरे और तीसरे में पहले प्रयोग किया गया है, किंतु कभी कभी बीच में भी प्रयोग कर दिया जाता है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यह दिल्ली की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह जो उपवाक्य है यह विशेषण उपवाक्य है। अगला जो उपवाक्य है वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपने पढ़ा है कि क्रिया विशेषण वह विशेषण है जो क्रिया की वाक्य में विशेषता बताता है। यहां पर क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य यहां पर वह उपवाक्य है जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे और वह समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ हो। जैसे जब, जहां, जैसा, ज्यों, त्यों आदि। यहां पर कुछ उपवाक्य हैं, इससे आप क्रिया विशेषण उपवाक्यों के बारे में समझ सकेंगे। एक वाक्य है,
कि जब वह आया था कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहां पर कि जब वह आया था तभी कुत्ते भौंक रहे थे, तो यहां पर यह उपवाक्य जो पूरा है यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर था। यहां पर जब बारिश हो रही थी यह उपवाक्य क्रिया विशेषण है। तीसरे वाक्य में जहां तुम थे वहीं मैं पढ़ता था। इस वाक्य में जहां तुम थे या जहां तुम पढ़ते थे यह क्रिया विशेषण है। इस तरह से हमने देखा कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है वह मुख्य उपवाक्य के लिए क्रिया विशेषण का काम करता है और वह समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे पहला वाक्य है कि जब वह आया था तब कुत्ते भौंक रहे थे, तो यहां पर कुत्ते भौंक रहे थे यह प्रधान उपवाक्य है और जब वह आया था यह विशेषण उपवाक्य है। इस तरह से हम लोगों ने अध्ययन किया कि उपवाक्य क्या है, उपवाक्य के अंतर्गत उद्देश्य और विधेय जो आते हैं ये क्या है, उपवाक्य के प्रकार, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है, और शब्द भेदों के आधार पर भी हमने देखा कि जो उपवाक्य होते हैं वे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर इन सब को पढ़ने से फायदा क्या है। तो आप इस बात को अच्छी तरह जान लें कि व्याकरण की एक आधारभूत संरचना है जिस पर पूरा भाषा टिकी हुई है। तो इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। धन्यवाद।